Hello class, welcome back. In today's live class, we had started our new chapter on geography, that is resource and development, Sansadhan or Vikas. But because many of you were not present there, so here I am making a video of it. So those who did not attend that class or were not part of that class, they can go through this video. So what basically first question that arises in front of us is what are resources? संसाधन क्या होते हैं? तो एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट हो एंड दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स. कुछ भी, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट एंड दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. हर ह्यूमन बीइंग की कुछ जरूरतें होती हैं सर्वाइवल के लिए, ओके और उसके बियॉन्ड भी, सर्वाइवल के बियॉन्ड में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक ह्यूमन बीइंग की. अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए क्या नेसेसरी है, ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी है, वाटर इम्पोर्टेंट है, फूड इम्पोर्टेंट है. फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, कुछ एनिमल सोर्सेज से मिलता है. तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब रिसोर्सेज में आएंगे क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, ओके हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं. तो इन सभी चीजों को क्या कहा जाएगा? संसाधन, रिसोर्स कहा जाएगा. तो रिसोर्स में इट कुड बी एनीथिंग. लैंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकता है, एंड मिनरल्स हो सकते हैं, कोल हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग जो भी हमारी, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, दैट ऑल इज नोन एज रिसोर्स. ओके, मगर इन पे कुछ कंडीशंस लगी होती हैं कि ये जो इन्वायरमेंट में चीजें प्रेजेंट हैं और जो हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई कर सकती हैं, तो उनको रिसोर्सेज कब कहा जाएगा? जो जब वो ये की कंडीशंस को फुलफिल करेंगी. पहली कंडीशन क्या होती है? इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसका यूज करके हम उस रिसोर्स को नेचर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नेचर से ले सकते हैं और उसको अपने यूज में ला सकते हैं. कैसे? उसको हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो जिससे कि हम उस चीज का, उस थिंग का यूज कर पाए फॉर सेटिस्फाइंग अवर नीड्स. द सेकेंड थिंग इज इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल. इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये है कि उसको एक्सट्रैक्शन में हमारा जितना एक्सपेंडिचर आता है, उसको अपनी यूज के लायक बनाने में जितना एक्सपेंडिचर आता है, दैट शुड नॉट बी मोर देन इट्स कॉस्ट. मतलब अब सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि गोल्ड है, किसी प्लेस पे गोल्ड फाइंड किया जाता है, गोल्ड ओर्स होते हैं, तो उस ओर से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी कुछ चाहिए होगी. वो टेक्नोलॉजी और उस पर जितना भी बाकी एक्सपेंडिचर आता है, लेबर और बाकी सारे रिक्वायरमेंट्स, तो वो सपोज हमारा आता है 1 करोड़ का. ओके, 1 करोड़ का खर्चा आता है उस गोल्ड ओर से, माइन से, जो लैंड में अवेलेबल है, उससे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने में. मगर जो गोल्ड एक्सट्रैक्ट होता है वो सिर्फ 50 लाख का होता है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज्यादा आ रहा है और जो हमें आउटकम मिल रहा है, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, वो कम वैल्यू का मिल रहा है. तो क्या होगा? ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है. मतलब हमारे लिए जो है, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, मनी मैटर्स की बात करें, तो हमारे लिए सही नहीं है. तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए, मतलब आर्थिक रूप से संभाव्य होने चाहिए. The third thing is it should be culturally acceptable. हमारा सोसाइटी उस रिसोर्स को एक्सेप्ट करे, उसका यूज जैसे हम करना चाह रहे हैं उस यूज को एक्सेप्ट करे, ये भी जरूरी है. मतलब सांस्कृतिक रूप से वो रिसोर्स मान्य होना चाहिए. हमारी संस्कृति, हमारा समाज उसको मान्यता देता हो, उसके इस्तेमाल पर को मान्यता देता हो. ठीक है, तो कोई भी चीज जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट हो, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? दैट विल बी नोन एज रिसोर्स. ओके, तो ये जो भी चीजें हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं, हमारे वातावरण में पहले ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करके अपने यूज के लिए कैसे ला सकते हैं,
इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है टेक्नोलॉजी की। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, फिजिकल और एनवायरमेंट से या नेचर से इंटरैक्ट करते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी का यूज करके उस चीज को फिजिकल एनवायरमेंट से या नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंटरैक्ट करते हैं हम लोग नेचर के साथ और मतलब कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, कोई प्रोसेस या कुछ टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और फिर क्या करते हैं हम लोग, देन वी सेट अप इंस्टीट्यूशंस, मतलब संस्था हम स्थापित करते हैं। संस्था क्यों, सपोज कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, कोई हमें पता चलता है कोई ट्री है जिसमें कोई फ्रूट्स होते हैं जिनका किसी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल हो सकता है, उसके सीड्स का। तो क्या करेंगे हम पहले टेक्नोलॉजी का यूज करके उन फ्रूट्स को ले लेंगे, ठीक है, उसकी सीड्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस फ्रूट में से। फिर क्या करेंगे हम, इंस्टीट्यूशन, सपोज कोई फैक्ट्री होगी, उसको स्टैब्लिश करेंगे, कोई एक यूनिट स्टैब्लिश करेंगे जिसमें उन सीड्स का यूज करके ऐसी मेडिसिन बनाई जा सके जिससे कि उस एलिमेंट का, उस डिजीज का क्योर हो सके। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रहे हैं। अगर हम लोग कोल की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उसे पता चलता है किसी प्लेस पर कोल अवेलेबल है, कोल रिजर्व्स हैं, तो वहां पर माइंस सेटअप की जाती हैं। तो माइंस क्या है, दीज आर इंस्टीट्यूशंस। तो हम पहले क्या करते हैं, जब हमें पता चलता है कि ऐसा कोई रिसोर्स है जो हमारे यूज में लाया जा सकता है, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके हम नेचर या एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको अपने यूज में लाने के लिए हम इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं। दिस मच इज क्लियर। बेसिकली एक चीज का जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं। ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि कन्वर्ट के ट्रांसफॉर्मेशन उनका एक जो बिना यूटिलाइजेशन की एक चीज है जो जिसका कोई यूज नहीं है, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स करेंगे। टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम नेचर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, हमारे एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे और उसको वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस। Okay, I hope this much clear. Now let us move on to the types of resources. कितने types के resources होते हैं? So basically there are 4 bases on which resources are classified. पहला आपका classification होता है on the basis of origin. Origin मतलब उत्पत्ति के आधार पर उन resources का source क्या है, वो कहाँ से originate हो रही हैं, उसके basis पर resources को 2 categories में classify किया जाता है, biotic and abiotic. Biotic and abiotic. Biotic means जैव and abiotic means अजैव. So biotic resources वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है, ठीक है, तो वो कौन से हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो रिसोर्सेज, और प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ऑल दीज हैव लाइफ, ठीक है। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सब आपके बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे और जितने भी नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सब आपके आएंगे अबायोटिक रिसोर्सेज में। ओके, तो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम अपने पर्पस के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं, वो सारी अबायोटिक रिसोर्सेज होंगे। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, लैंड, ओके, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, fossil fuels, all these are abiotic resources. उसके बाद सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब, इसका मतलब होता है समाप्यता, कि ये समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी या नहीं, उसके बेसिस पर भी रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल को हिंदी में बोलते हैं नवीकरण योग्य संसाधन और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बोलते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन. मतलब कि जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जिनको पहले जैसा न्यू नहीं बनाया जा सकता, ऑल दोज आर नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरण योग्य संसाधन. और जिनको रिन्यू किया जा सकता है, रिप्लेनिश किया जा सकता है, वो सारे होते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरण संसाधन. हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का. सो व्हाट हैपेंस, वाटर हम यूज करते हैं अपने घर में,
फिर वो ड्रेन्स के थ्रू पहुंचता है रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स के थ्रू वो सी में पहुंचता है, सी से फिर क्या होता है, इवेपोरेट होके वो क्लाउड्स फॉर्म करता है, फिर बारिश होती है और फिर अर्थ पे वो वाटर वापस से मतलब वाटर फॉर्म में पहुंच जाता है, क्लियर वाटर फॉर्म में। तो ये क्या है, ये अपने आप को रिन्यू कर रहा है, रिप्लेनिश कर रहा है, ये वापस से आकर के अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रहा है। तो दिस इज रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें हम तो क्या होंगे, जैसे कोल है, कोल को आपने एक बार जला लिया, एक बार यूज कर लिया पावर कंजम्पशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए, तो इससे क्या होगा, उसको आप दोबारा नहीं यूज कर सकते, तो ये एक यूटिलाइजेशन में खत्म हो जाता है। दिस इज नॉन रिन्यूएबल, अननवीकरण योग्य। और एग्जाम्पल है इसका एक पेट्रोलियम। पेट्रोल होता है, हम अपने व्हीकल्स में डालते हैं, ओके, और उसको यूज कर लेते हैं। क्या हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, क्या हम उसको दोबारा से वापस पा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, वी कैन नॉट रिन्यू इट। तो वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑफ ओनरशिप, मतलब स्वामित्व के आधार पर कौन उन रिसोर्स को ओन करता है, उसके बेसिस पर रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन, मतलब उनको एक पर्सन ओन करता है, एक इंडिविजुअल ओन्स दैट रिसोर्स, वन इंडिविजुअल ओन्स दैट रिसोर्स। ओके, तो सपोज हर एक पर्सन को गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड अलॉटमेंट किया है, सबके पास अलग अलग एरिया ऑफ लैंड और बाकी सारी प्रॉपर्टी है, तो ये सब क्या है, दीज आर इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज। ओके, और अगर हम बात करें फिर कम्युनिटी रिसोर्सेज की, तो प्लेग्राउंड्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, विलेज पॉन्ड्स, और ये सारे जो होते हैं, व्हाट आर ऑल दीज? ऑल दीज आर कम्युनिटी रिसोर्सेज, मतलब इनको एक पर्सन नहीं ओन करता है, इनको पूरी कम्युनिटी, पूरा सोसाइटी ओन करता है, तो इनको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। हिंदी में इनको बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। थर्ड कैटेगरी इज ऑफ नेशनल रिसोर्स, राष्ट्रीय संसाधन। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो जितने भी इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं और जितने भी कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं, उन सभी पर इनडायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट का, हमारी कंट्री का ही ओनरशिप होता है। ओके, तो जितने भी प्राइवेट पर्सन्स हैं, निजी व्यक्ति हैं, उनके पास जितनी संपत्ति है उसको कहा जाएगा कि वो राष्ट्र की संपत्ति है। क्योंकि आप एग्जाम्पल देखते होंगे, कहीं पे रोड्स कंस्ट्रक्ट करवानी है, हाईवे कंस्ट्रक्ट करवाना है, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस बनाने हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया के में जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, निजी व्यक्ति होते हैं, उनकी जितनी संपत्ति, प्रॉपर्टी पड़ रही होती है, लैंड पड़ रहा होता है, उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। गवर्नमेंट के पास ये राइट है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली जितनी भी एक नेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सब इनडायरेक्टली नेशन के ही रिसोर्सेज हैं। ऑल दोज आर नेशनल रिसोर्सेज। अदर देन दिस, अगर हम बात करें लैंड के अलावा, तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, तट है, उसके आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक का, मतलब 19.2 किलोमीटर्स तक का जितना भी एरिया है वाटर में, ओके, वाटर बॉडी का कोस्ट, इंडिया की कोस्ट लाइन से 19.2 किलोमीटर्स तक का जितना भी वाटर बॉडी है, मतलब सी, ओशन पड़ता है, वो सब इंडिया के कंट्रोल में कहा जाएगा, इंडिया का टेरिटोरियल वाटर कहा जाएगा उसको, तो वो भी इंडिया के नेचुरल रिसोर्स में आएगा। तो उस 19.8 किलोमीटर तक के सी में जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे, फिर चाहे वो मरीन रिसोर्सेज हो, फिशेस हो, बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हो, या अगर कहीं ओशन बेड में कोई पेट्रोलियम रिजर्व्स वगैरह हैं, तो वो सब उस कंट्री के रिसोर्सेज में काउंट किए जाएंगे। तो हर कंट्री के कोस्ट लाइन से 19.2 किलोमीटर्स तक का एरिया, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, वो जो होता है वाटर बॉडी में, वो उस कंट्री के अंदर आता है। The fourth kind of resource on the basis of ownership is of international resource. इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको कोई कंट्री नहीं ओन करता, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं ओन करता, कोई कम्युनिटी नहीं ओन करती, इसको पूरा होल ऑफ द वर्ल्ड ओन करता है कलेक्टिवली, उनको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये जो टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जितना भी ओशन सी होता है, ऑल दैट बिलोंग्स टू इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओके,
Now let us come to the fourth basis of classification of resources, that is on the basis of status of development, विकास के स्तर के आधार पर कि उस संसाधन को कितना विकसित किया गया है, कितना डेवलप किया गया है, उसके बेसिस पर भी रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है. सो द फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्सेज संभावी संसाधन वो होते हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मगर फिर भी उन्हें नहीं किया जा रहा है. हम जैसे एग्जाम्पल, इसका एक बहुत सिंपल और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इंडिया में क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र के साइड पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत अच्छा है, उसका यूज करके पावर जनरेशन किया जा सकता है, मगर फिर भी इनफ सोलर और विंड पावर के प्लांट्स वहां पे नहीं सेटअप किए गए हैं इंडिया में, इन गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो क्या है वहां, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर पोटेंशियल है उनको डेवलप करने का, उनको यूटिलाइज करने का, मगर फिर भी उनको नहीं किया जा रहा है. तो देन दीज विल बी नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज या फिर संभावी संसाधन. द नेक्स्ट टाइप इज ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज, या फिर हिंदी में बोलेंगे इनको विकसित. तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका हमने प्रॉपर सर्वे कर लिया है, उनकी क्वालिटीज क्या है, कैसी कैसी उनमें क्वालिटीज हैं, कितना अमाउंट उन रिसोर्स का अवेलेबल है, क्वांटिटी कितनी है, ये सब पूरा हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है और उनको टेक्नोलॉजी के यूज से हमने अपने यूटिलाइजेशन में लगाया है, अपने लिए अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका यूज करके. वो हम कही जाएगी डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब उनका हम अच्छे से सर्वेक्षण कर लिया है, उनकी क्वालिटीज क्या है, क्या गुणवत्ता है उनकी, और उनकी मात्रा कितनी अवेलेबल है नेचर में. ये सब स्टडी करने के बाद हम उसको अपने यूटिलाइजेशन में ला रहे हैं, ठीक है, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको कहा जाएगा डेवलप्ड रिसोर्सेज. नाउ द थर्ड काइंड ऑफ रिसोर्स इज स्टॉक, जिसको हिंदी में बोलेंगे भंडार. ओके, तो स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हमें पता है कि इनका क्या यूज हो सकता है, मगर हमारे पास अवेलेबल अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसका यूज करके हम उसको उस पर्पज से यूज कर सके उस रिसोर्स को. इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है वाटर का. वाटर H2O, ये हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों इंडिविजुअली देखने में क्या है, ये इनफ्लेमेबल गैसेस हैं. इनका यूज करके हम पावर जनरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं, मगर अभी तक किसी भी कंट्री के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे H2O को सेपरेट मतलब डिसइंटीग्रेट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके फिर उनसे क्या करें, पावर जनरेट कर सके. तो हमको पता है कि इसको ऐसे यूज किया जा सकता है, मगर अभी एट प्रेजेंट वी डू नॉट हैव इनफ टेक्नोलॉजी. उस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, उनको बोलेंगे हम स्टॉक. द फोर्थ काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर रिजर्व्स. ओके, तो रिजर्व्स जिनको हम हिंदी में बोलेंगे संचित कोष. तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हमें पता है इन्हें कैसे यूज किया जा सकता है, और उनको यूज करने के लिए, उनको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, मगर फिर भी हम नहीं करते हैं. वो आएंगे, कहलाएंगे हमारे रिजर्व्स या संचित कोष. क्यों हम उन्हें नहीं यूज कर रहे हैं अभी, क्यों प्रेजेंट में यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम उनको फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं. हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमें पता भी है कि उन्हें कैसे यूज किया जा सकता है, किन पर्पसेस में लाया जा सकता है, बट वी स्टिल डोंट यूज देम बिकॉज वी वांट टू सेव देम फॉर अवर फ्यूचर. ये 4 आधार होते हैं जिनके बेसिस पर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं. पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो बायोटिक, अबायोटिक, जैव, अजैव. देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, इसमें आएंगे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य. एंड देन आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसमें आएगा प्राइवेट, इंडिविजुअल,
प्राइवेट इंडिविजुअल, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, मतलब व्यक्तिगत संसाधन, जो सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन द लास्ट, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर। तो उसमें 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं, पोटेंशियल या संभावी, फिर डेवलप्ड या फिर विकसित रिसोर्सेज, देन कम्स स्टॉक या भंडार, एंड इन द लास्ट कम्स द रिजर्व्स और संचित कोष।